नमस्कार सभी को। इंडियन पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा है हमारा वो दूसरा दिन है और कल हमने टॉपिक किया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चारों को एक साथ करने का रीज़न है कि चारों एक दूसरे से लिंक हैं, तो लिंक्ड होने की वजह से इसको एक साथ करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको रिटेन भी ज़्यादा वक्त तक रहेगा। बने रहिए मेरे साथ और लास्ट में एमसीक्यूज करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लास्ट तक एंड तक मजा आने वाला है और सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद करके जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये पास हुआ था सर जॉन सोर के टाइम पे। सर जॉन सोर जो थे आपके तीसरे गवर्नर जनरल थे बंगाल के, थर्ड। फर्स्ट वाज वारेन हेस्टिंग, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ड्यूरेशन देखेंगे 1793 से 1798, इसके बाद आता है वेलेस्ली। इसमें क्या था, सबसे पहला प्रोविजन एक ओवरराइडिंग पावर जो है दिया गया था किसको, कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस जो है उसके बारे में बता देता हूँ। कॉर्नवालिस जो है वो आने से पहले कुछ डिमांड रखा था, मतलब कि गवर्नर जनरल बनने से पहले उसने कुछ डिमांड रखा था। उन्होंने बोला था दो डिमांड में कि मुझे तो पहली बात है आप एक ओवरराइडिंग पावर दो, जो भी काउंसिल्स के डिसीजन होंगे उस पर मेरे पास ओवरराइडिंग पावर होना चाहिए। मतलब कि इनके डिसीजन को मैं चाहूँ तो खारिज कर दूँ, ख़त्म कर दूँ या फिर मानूँ ना मानूँ। उसने ये बोला क्योंकि वो ऑलरेडी जो है अमेरिकन सिविल वॉर लड़के आया था, तो बोला कि आई ऑल्सो वांट टू बी अ कमांडर इन चीफ। तो दो डिमांड रखा था और दोनों डिमांड को माना गया था। उसके बाद ही 1786 में इसने जो पद है गवर्नर जनरल का वो संभाला था। तो इस वजह से इसको इस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत, जो भी ओवर राइडिंग पावर दिया गया था कॉर्नवालिस को, फ्यूचर जितने भी गवर्नर जनरल्स आएंगे जो प्रेसिडेंसीज के हो या फिर बंगाल के हो, उन सबको ये दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1773 के बाद आप देखोगे तो 20 साल बाद ये आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस चार्टर एक्ट में एक प्रोविजन डाला गया कि जो भी मोनोपोली है किसकी, कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं 20 साल के लिए 1813 तक। और फिर बाद में जो भी चेंजेस आएगा 1813 के बाद ही आएगा। तो ये प्रोविजन था इसमें। जो गवर्नर जनरल था इस टाइम पे सर जॉन सो, उसको ज्यादा पावर दिया गया, मोर पावर्स एंड कंट्रोल। किस पे, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थे। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज जो कि इंडिपेंडेंट थे, हमने देखा था कल, 1773 में इनको सबॉर्डिनेट बना दिया जाता है। तो जब भी गवर्नर जनरल यानी कि जॉन सोर जो है अगर बॉम्बे या मद्रास में है तो ही वुड सुपरसीड इन ऑथोरिटी, मतलब उसके पास सारा पावर जो है अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है हमारे स्टेट्स में, हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी स्टेट को विजिट कर रहे हैं, बिहार, यूपी, तो ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ यूपी में है जो उनका पावर सब कुछ जो है इनके पास आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट पहले ऐसा था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत। तो ये था, मैं समझा रहा था। उसके बाद इस प्रोविजन में डाला गया कि जो भी सैलरीज होंगे किसके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्टाफ्स के, ये वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जिसको क्रिएट किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत। बोला गया इसको हम चार्ज करेंगे, कंपनी के जितने भी सैलरी स्टाफ होंगे उनकी सैलरी हैज टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। जो भी कंपनी इंडिया से रेवेन्यू जनरेट करेगी उस पे ये जो स्टाफ की सैलरी है वो देना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और इनका काम क्या था, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम था। कंपनी को बोला गया कि आप अपने डिविडेंड्स जो है उसको रेज करो, मतलब कि हमें डिविडेंड्स जो है 10% से रेज करके और ज़्यादा दो। जैसे मान लो 100 रुपये की प्रॉफिट हुई, कोई कंपनी जो है 5 रुपये का डिविडेंड दे रही थी, तो उसको बोला गया 10% और रेज करो, तो 5.5, 5.5। जो भी एक्सपेंसेस हैं किसकी, कंपनी के, डिविडेंड के बाद, इंटरेस्ट के बाद, सैलरीज के बाद, जो भी स्टाफ को सैलरी एनुअली जो है, इनको बोला गया कि 5 लाख जो है आप ब्रिटिश सरकार को 5 लाख दो, 5 लाख जो है एनुअली दो। और क्या प्रोविजन थे इसमें, बोला गया जो भी सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स हैं देवर बार्ड, मतलब कि इनको बोला गया कि आप जो है इंडिया को बिना परमिशन के छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो हम इसको रेजिग्नेशन कंसिडर करेंगे। जो भी कंपनी के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था और जुडिशरी फंक्शंस था, उन दोनों को सेपरेट कर दिया गया, उन दोनों को सेपरेट। तो एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी फंक्शन, इन दोनों को सेपरेट किया गया किससे, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। एक प्रोविजन और इसमें इंपॉर्टेंट था, कंपनी को बोला गया टू ग्रांट द ऑथोरिटी ऑफ ग्रांटिंग लाइसेंसेस किसी भी इंडिविजुअल्स को, कंपनी एम्प्लॉयज को जो कि ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया में। जैसे हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा गया था, उसमें क्या था कि जो भी कंपनी ऑफिशियल्स थे देवर बार्ड, बार्ड मतलब उनको रोका गया टू ट्रेड,
पर्सनली टू टेक गिफ्ट्स या फिर ब्राइब्स, ये सारी चीज़ें लेने से मना किया गया, रेगुलेट किया गया क्योंकि करप्शन बढ़ गया था। बट यहाँ पे बोला गया कि आप किसी भी इंडिविजुअल को या फिर कंपनी एम्प्लॉयज़ को ऑथोरिटी देना चाहते हो, एक लाइसेंस दो। उस लाइसेंस का नाम रखा गया था, इसका नाम था प्रिविलेज ट्रेड। उसी को हम कंट्री ट्रेड भी कहते थे। और इसकी वजह से, ये लाइसेंस की वजह से बहुत सारी अफीम, ओपियम का जो है वो शिपमेंट स्टार्ट हुआ था चाइना, क्योंकि ओपियम जो है उस टाइम पे बंगाल और बिहार रीजन में उगाया जाता था। तो यहाँ से ये लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए, जो ऑफिशियल्स थे कहाँ, चाइना। तो प्रिविलेज ट्रेड का कॉन्सेप्ट, कंट्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से आया था। तो ये इंपॉर्टेंट थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813। ये आया था लॉर्ड मिंटो वन के टाइम पे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 में आता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो मिंटो टू है। लॉर्ड मिंटो वन, जिसका ड्यूरेशन था 1807 से 1813, 1807 से 1813। सीधी सी बात है, इसमें भी वही प्रोविजन है कि चार्टर एक्ट था कि 20 साल के लिए हमें और एक्सटेंड करते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है रिन्यू करती है ईस्ट इंडिया कंपनी की चार्टर फॉर अनदर 20 ईयर्स, यानी कि 1833 तक। पहली बार इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज का वो डिफाइन किया कि हम यहाँ पे हैं तो हैं क्या। और ये बोला कि इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इंडिया। जो कंपनी जहाँ पे भी काम कर रही है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, चाहे वो कमर्शियल काम हो, अब जो है ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपना सोवरेनिटी दिखा रही है कि हम जो है नियम कानून ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज में पहली बार जिक्र किया गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, द कंपनी का जो कमर्शियल मोनोपोली था उसको तोड़ा जाता है यहाँ पे। क्यों तोड़ा जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है उस टाइम पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था यूरोप में। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक सिस्टम चालू किया था जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये बस बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में नहीं पूछेगा ये। उस कॉन्टिनेंटल सिस्टम में ये था कि ब्रिटिश गुड्स को जितने भी फ्रेंच एलाइज थे वहां इंपोर्ट करने से रोका जाता था। तो वहाँ पे जो ब्रिटिश मर्चेंट थे वो बहुत अफेक्ट हुए। जैसे अभी देखते हो कि बहुत सारा न्यूज़ में चलता है कि ट्रंप ने टैरिफ इंपोज किया है, तो टैरिफ इंपोज करने से जो मर्चेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हिट होंगे। तो इसी तरह से उस पर इफेक्ट हुआ था। तो वहाँ के जो मर्चेंट्स थे उन्होंने डिमांड किया किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि हमें एटलीस्ट इंडिया में तो ट्रेड करने दो। इस वजह से इनको डिमांड दिया जाता है, सॉरी, उनके डिमांड को माना जाता है और कमर्शियल मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको ब्रेक किया जाता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कंपनी ऑब्जेक्ट करेगी क्योंकि उसको घाटा होगा बाद में। तो बोला गया ठीक है तुम्हें भी कुछ दिया जाएगा। तो कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार ने ये बोला कि ब्रिटिश मर्चेंट्स आर अलाउड, अब नए अलाउड हैं कि वो ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, लेकिन कुछ जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी। इस वजह से चाइना की टी और ओपियम, तो चाइना, चाय और अफीम, ये कंपनी की मोनोपोली अभी भी बरकरार है। इसके अलावा जितने भी ट्रेड्स हैं उसकी मोनोपोली को ब्रेक कर दिया जाता है। तो कमर्शियल मोनोपोली का ब्रेक करने का सिस्टम जो स्टार्ट हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत हुआ। उसके बाद इन्होंने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में एक प्रोविजन डाला गया, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया। किस लिए, आप आओ यहाँ पे, लोगों को एनलाइटन करो अपनी बातों से और उनको धर्म परिवर्तन की तरफ लेकर जाओ। ये भी बोला कि जो मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, उन्होंने पहली बार जो है यहाँ पे एक बिशप जो होता है इनका हेड होता है, जैसे मंदिर का पुजारी होता है तो वैसे क्रिश्चियनिटी में बिशप होता है। तो जो कलकत्ता में हेडक्वार्टर्स थी, इनका मेन मुख्यालय था, वहाँ पे एक बिशप को अपॉइंट किया, किसने, क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे, इसी प्रोविजन के एक्ट के तहत। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ करता है यहाँ पे भारत में आने के। आप लोगों से इंगेज हो, उसको अपने धर्म के बारे में बताओ, अगर हो सके तो उनको धर्म के परिवर्तन भी कराओ। इट प्रोवाइडेड, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन या फिर वेस्टर्न एजुकेशन, टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। और इस पर्पज के लिए एक प्रोविजन बनाया कि हम 1 लाख रुपए जो है देंगे एनुअली। बट ये प्रोविजन जो है लागू नहीं हो पाया था, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए थे, वो अलग कहानी है। बट ये ध्यान रखिए, प्रोविजन जो था 1 लाख का था कि 1 लाख जो है हम एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करेंगे, दैट इज वेस्टर्न एंड साइंटिफिक एजुकेशन। जो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट यानी कि यहाँ पे जो भी गवर्नर जनरल्स हैं अपने प्रेसिडेंसीज में हैं या फिर बंगाल में हैं, उनको बोला कि आप टैक्स इम्पोज कर सकते हो पर्सनस पे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं,
और आपके पास ये भी पावर है, यू कैन पनिश द पर्सन। अगर वो टैक्स पे नहीं कर रहा है, यू हैव दैट पावर टू पनिश द पर्सन सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सब्जेक्ट ये मतलब कि वो जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी और से कहीं से भी उठा के किसी भी पर्सन को आप टैक्स कर रहे हो और उसको पनिश कर रहे हो, नहीं। तो लोकल गवर्नमेंट को अलाउ किया गया कि आप इंपोज कर सकते हो टैक्स। चार्टर एक्ट 1813 में देखोगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, कमर्शियल मोनोपोली, यानी कि ट्रेड की जो मोनोपोली थी उसको तोड़ दिया गया, एक्सेप्ट चाय, चाइना और ओपियम। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया यहाँ भारत आने के लिए। वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ टिल्ट हुआ, यानी कि वहाँ पे बोला गया कि वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए, साइंटिफिक एजुकेशन को, जिसके लिए प्रोविजन बनाया 1 लाख रुपए, जो कि लागू नहीं हुआ। और जो लोकल गवर्नमेंट थे उनको बोला गया कि आप टैक्सेस जो है इम्पोज कर सकते हो पर्सन पे। अब इन दोनों टॉपिक्स पे जो है हम एमसीक्यूज करते हैं, आपके सारे डाउट जो है अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 वाज पास्ड? तो ये पास हुआ था सर जॉन सोर के टाइम पे। वारेन हेस्टिंग के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ था, जो कि हमने कल देखा था। इन विच ईयर लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो ये 1786 में। और इन्होंने 2 डिमांड रखा था, एक तो मुझे ओवर राइडिंग पावर चाहिए और दूसरा डिमांड रखा था कि मुझे कमांडर इन चीफ का जो है पोस्ट वो चाहिए, जो कि हमारे कमांडर इन चीफ जो होते हैं जनरली अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स? तो ये देखा था, ये तो जाहिर सी बात है 1793 में भी था, 1813 में भी था, बाद में 1833 में भी आएगा, ठीक, ये ध्यान रखें। बट यहाँ पे फॉलोइंग पूछा है तो 1773 में ऐसा प्रोविजन था नहीं, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में था नहीं, अमेंडिंग एक्ट 1781 में था नहीं कुछ ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड प्रोविजन दैट द सैलरीज ऑफ द स्टाफ एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर टू बी चार्ज आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू? तो ये देखा था हमने किसमें, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। और ये भी बोला गया कि एनुअली जो है ये 5 लाख रुपए देंगे, किसको, ब्रिटिश सरकार को, ये भी ध्यान रखिए। विच एक्ट ग्रांटेड कंपनी द ऑथोरिटी टू ग्रांट लाइसेंसेस टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनी एम्प्लॉयज टू कैरी ऑन ट्रेड इन इंडिया, जिसको बोला गया था प्रिविलेज ट्रेड, या फिर जिसको कंट्री ट्रेड बोला गया। और इस ट्रेड की वजह से जो है ओपियम का शिपमेंट स्टार्ट हो गया था, मतलब ओपियम का एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ था कहाँ, चाइना पे। और ये भी देखा हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 के थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी फंक्शन ऑफ द कंपनी? ये भी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के टाइम, और ये आया था कब, सर जॉन सोर के टाइम पे, ये ध्यान रखिए, सर जॉन सोर। हु वाज द गवर्नर जनरल? चार्टर एक्ट 1813 जो पास हुआ था, लॉर्ड मिंटो वन। सर जॉन सोर किसके टाइम पे थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आएगा नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, 1853 चार्टर एक्ट आएगा उसके टाइम पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इट कंप्लीटली एंडेड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया, इट एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट टू टैक्स पीपल। तो दूसरा स्टेटमेंट जो सही है यहाँ पे, अगर कंप्लीटली नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, इट एंडेड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया सही होता। कंप्लीटली नहीं, 3 चीजों को छोड़ा गया। चाइना के साथ ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, चाय यानी कि टी, और तीसरा जो है ये बोला गया ओपियम, अफीम में जो है ट्रेड वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस थे, इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया है। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, दूसरा सही है, तो 2 ओनली। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 के बारे में बताना है। परमिशन वॉज ग्रांटेड फॉर क्रिश्चियन मिशनरीज टू इंटर इंडिया एंड प्रमोट द रिलीजन, ये सही है, देखा हमने। लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये भी देखा हमने कि हाँ एक प्रोविजन डाला गया था कि हाँ आप वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ ले चलो, या फिर साइंटिफिक एजुकेशन। इट एंडेड सम ऑफ द मोनोपोली ऑफ कंपनी, सम है तो जाहिर सी बात है सम तो किया ही था। ऑल ऑफ द अबव जो है स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, सम, एक्सेप्ट चाइना, चाय यानी कि टी, और ओपियम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ग्रांटेड परमिशन टू इंग्लिश क्रिश्चियन मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और ये सक्सेसफुल हुए थे एक बिशप्स को अपॉइंट कराने में, कहाँ पे, कलकत्ता में। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया? तो मोनोपोली जो है किस में खत्म किया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और कंप्लीट मोनोपोली पूछे तो वो आगे हम देखेंगे, 1833 में कंप्लीट मोनोपोली खत्म किया जाता है। विच एक्ट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट को बोला गया कि हम आप जो है टैक्स कर सकते हो पर्सन पे, तो किसके साथ, ये भी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो कि आया था लॉर्ड मिंटो वन के टाइम पे। और एक प्रोविजन ये भी बोला गया, अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो आप उसको पनिश भी कर सकते हो, अगर वो आपके जुरिस्डिक्शन में है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है तो आप उसको पनिश कर सकते हो। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कहते हैं। सेंट हेलेना एक्ट कहने के पीछे का रीजन है कि जो कंट्रोल था आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना, जो कि सिचुएटेड है साउथ अटलांटिक ओशन में, उसका ट्रांसफर कर दिया था किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसको? क्राउन को। इस वजह से ये एक्ट जो है उसके लिए भी था, कुछ प्रोविजन जो है इसके उसके लिए भी था, इस वजह से इसको सेंट हेलेना एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रोविजन क्या था कि इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो नाम था उसको चेंज कर दिया था। अब उसको बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसमें सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स जो है अब किस में होंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में होंगे। और इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है पहला। और ये जो है एबोलिशन ऑफ सती के लिए बहुत फेमस है। 1829 में सती को एबोलिश किया गया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जाहिर सी बात है जैसे पहले चला आ रहा था 1793 में और 1813 में, सेम एज इट इज इस यहाँ भी 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर है उसको रिन्यू कर दिया जाता है। लेकिन एक कुछ चेंजेस हो रहे थे इसमें। जितने भी प्रीवियस एक्ट्स आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हो, 1813 हो, उन सबको रेगुलेशंस कहा जाता था। लेकिन अब जो भी कानून बनाया जाएगा इस एक्ट के तहत, 1833 के एक्ट के तहत, उसको हम क्या कहेंगे? एक्ट्स कहेंगे। नियम और अधिनियम। पहले नियम कहा जाता था, अब अधिनियम कहा जाएगा। जो भी लॉ बनाया जाएगा इंडिया में उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा जाएगा, इस वजह से इसको एक्ट भी कहा जाएगा। एक्ट ने पहली बार ये बोला, फॉर द फर्स्ट टाइम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग ऑथोरिटी ओवर द एंटायर टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नर जनरल है, जो ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट है यहाँ पे, उसका पावर जो है कंप्लीटली सारे टेरिटरीज पे होंगे जो ब्रिटिश इंडिया के हैं। और जो गवर्नर थे कहाँ के? बॉम्बे और मद्रास के, उनके लॉ मेकिंग पावर यानी लेजिस्लेटिव पावर्स जो है उसको डिप्राइव कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। तो ये एक फाइनल स्टेप था किसकी तरफ? सेंट्रलाइजेशन, एकीकरण की तरफ। उसी सेंट्रलाइजेशन जिसका नींव रखा गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है बंगाल प्रेसिडेंसीज के तहत। अब जो है फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल बॉडी की एक्टिविटीज थी उसको कंप्लीटली अब खत्म कर देता है। अब बोलता है ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। और जो ट्रेड की मोनोपोली रह गई थी कुछ चीज़ों में, जैसे टी, चाइना एंड ओपियम, जिसको 1813 में स्टार्ट किया गया था ट्रेड मोनोपोली को खत्म करने का, उसको कंप्लीटली एबोलिश कर दिया जाता है। तो कभी भी अगर आपसे सवाल पूछे कि किस एक्ट के तहत ट्रेड मोनोपोली जो है कंप्लीटली एबोलिश किया गया, तो दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और 1813 में 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी सबका एबोलिश कर दिया गया था। यहाँ पे एक्ट जो है एक अटेम्प्ट करता है। अटेम्प्ट मतलब कि इंट्रोड्यूस नहीं हुआ बट अटेम्प्ट किया था। अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जो भी सिविल सर्वेंट्स थे, और बोला, ये भी बोला कि जो इंडियंस है उसको भी हम ये सारे पोजीशंस होल्ड करने से लिए हम रोकेंगे नहीं। लेकिन ये एक्ट अटेम्प्ट जो था ये लागू नहीं हुआ, ये प्रोविजन लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो इस पोजीशन पे बैठे हुए थे। किसके? सिविल सर्वेंट्स पोजीशन पे। वो जाहिर सी बात है वो नहीं चाहते थे कि इतने अपर एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इंडियंस भी हमारे साथ बैठे। उनके अपोजिशन की वजह से इसको खारिज कर दिया गया। जो अटेम्प्ट था सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, उसको खारिज कर दिया जाता है। ये भी बोला एक्ट में, फर्स्ट एक्ट दैट गेव परमिशन फॉर इंडियंस टू हैव शेयर इन द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। जो कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब लॉ मेकिंग में या फिर जो भी काम हो रहे हैं सारी चीज़ें, तो इसने बोला कि अब जो है आधार मेरिट होगा, किसी की भी अपॉइंटमेंट हो। पहले क्या था? बर्थ के आधार पे, कलर, रिलीजन, रेस, इन सब के आधार पे जो है उसकी अपॉइंटमेंट होती थी। अब जाहिर सी बात कि चाहते थे कि कुछ क्लर्क वाले जॉब हैं, जो छोटे मोटे जॉब है ना, वहाँ पे इंडियंस भी हो, ताकि एक ग्रुप जो हो वो इनको सपोर्ट करे। इस एक्ट में एक प्रोविजन लाया गया इंडियन लॉ कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और इसी वजह से 1834 में एक लॉ कमीशन एस्टैब्लिश होता है, जिसके पहले चेयरमैन होते हैं कौन? लॉर्ड मकाउले। ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन लॉ कमीशन। इसका काम क्या था? कोडिफिकेशन का काम था, कि लॉ को कोडिफाई करने का। इस एक्ट में ये भी प्रोविजन डाला गया कि इंग्लिश, जो भी इंग्लिश मर्चेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके लोग हैं, दे वर परमिटेड टू सेटल फ्रीली इन इंडिया। हमने देखा था 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया भारत आने के लिए, धर्म परिवर्तन की तरफ लोगों को बढ़ावा करने के लिए, सारी चीज़ें। तो जब रेसिडेंट्स बढ़ रहे थे यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है उनको पूजा पाठ करना पड़ेगा, या फिर जो भी अपने चर्च वगैरह जाना पड़ेगा। तो जो पहले प्रोविजन था एक ही हेडक्वार्टर जो है कलकत्ता, वहाँ पे बिशप से अपॉइंट करने का, अब बोला गया कि आप इन टोटल जो है
3 बिशप्स को अपॉइंट कर सकते हो, 3 बिशप्स इन इंडिया, अब जहां पे आप करना चाहो। सबसे इंपॉर्टेंट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक प्रोविजन डाला गया कि स्लेवरी को एबोलिश किया जाए, जो भी दास प्रथा है उसको खत्म किया जाए एंटायर ब्रिटिश एम्पायर में। और इसी वजह से 1843 में 10 साल बाद अंडर इंडियन स्लेवरी एक्ट ऑफ 1843 के तहत जो गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे एलन बर्ग थे, उनके टाइम पे स्लेवरी जो है एबोलिश हो जाता है थ्रू आउट इंडिया। 1843 याद रखिएगा ईयर और नाम एलन बर्ग। नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853 1853। ये आया था किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए फेमस है। इनके टाइम पे जो ट्रेन है फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रेन की ट्रायल रन जो हुई थी इनके टाइम पे हुई थी, और इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है राजा राम मोहन राय को कहते हैं मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस एक्ट में एक नियम था कि इसमें बोला गया कि हम जो है आगे ये चार्टर एक्ट जो है 1853 का, इसमें टाइम पीरियड नहीं मेंशन किया गया। प्रीवियस जितने भी चार्टर्स थे हमने देखा था 1793 हो, 1813 हो, 1833 हो, उसमें क्या था 20 साल के लिए हम मेंशन कर रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे। बट यहाँ पे बोला गया इनडेफिनिट पीरियड, मतलब इनडेफिनिट कुछ भी हो सकता है, या तो वो 1 साल का हो, या 6 महीने का हो, या फिर 10 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है मेंशन नहीं किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। एक्ट जो है सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव विंग थे उनका अलग काम होगा, एग्जीक्यूटिव विंग होंगे उनका अलग काम होगा। जैसे लेजिस्लेटिव विंग हमारे पार्लियामेंट में क्या होता है, जो आपके लोकसभा राज्यसभा जिनका काम होता है लॉ मेकिंग का, और एग्जीक्यूटिव जो कि सरकार में जैसे बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है, तो वो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, मतलब उन सब सारी चीज़ों को लागू करवाते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट ने सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएट किया, जिसको कहा जाता था इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो ये लेजिस्लेटिव विंग था काउंसिल का, इसका काम क्या था, मिनी पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे थे यहाँ पे। मिनी पार्लियामेंट अर्थात जो भी प्रोसीजर्स हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में करेंगे उसको ये लोग अडॉप्ट करके सेम प्रोसीजर्स यहाँ भी लागू करेंगे। सबसे सुपर इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पे था, सबसे सुपर इंपॉर्टेंट, इट गिव बर्थ टू इंडियन सिविल सर्विसेज एंड वाज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग इंडियंस। मतलब अब इंडियन सिविल सर्वेंट जो है उसका एग्जाम भारतीयों के लिए भी खुल गया, अब भारत के लोग भी सिविल सर्वेंट्स बन सकते थे। किसके तहत? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे अटेम्प्ट किया गया पहली बार तो वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, लेकिन इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके तहत? 1853 के तहत। और इसी के तहत जब बोला गया कि ठीक है इंडियंस के लिए भी खोला जाए, तो एक कमेटी बैठाई जाती है जिसका नाम होता है मकौले कमेटी, और इस कमेटी का दूसरा नाम जो होता है कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, उसको अपॉइंट किया गया 1854 में। जैसे जैसे इनकी टेरिटरीज बढ़ रही थी, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्रिएशन हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत। उनको बोला गया कि अगर आप चाहो तो आप न्यू प्रेसिडेंसीज या फिर न्यू प्रोविंस का क्रिएशन कर सकते हो। जो भी डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे थे इसको रूल करने में, इस वजह से इनको बोला गया कि आप कर सकते हो। तो इसी एक्ट के तहत जो है असम का क्रिएशन हुआ, बर्मा का क्रिएशन हुआ, सेंट्रल प्रोविंसेस का क्रिएशन हुआ था चार्टर ऑफ 1853 के तहत। इस एक्ट में एक प्रोविजन डाला गया, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेपरेट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी। सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि अलग होगा किससे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के से। इस टाइम पे गवर्नर जनरल डलहौजी था, तो बोला गया ये अलग होगा, जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा देयर विल बी लाइक मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की तरह। क्योंकि गवर्नर जनरल का पावर जो है बढ़ गया था, बहुत सारी चीज़ों को देखना था, तो इसलिए बोला गया कि भाई स्टेट जो है वहाँ पे बंगाल प्रोविंस जो है उसके लिए एक अलग गवर्नर जो है बना देते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और 1853 के तहत। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट्स जो है, और आपको इनफैक्ट याद भी हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज पास्ड? तो 33 हमने देखा था किसके टाइम पे? विलियम बेंटिक। सर जॉनसन के टाइम पे आया था 1793 का, मिंटो के टाइम पे आया था 1813, और डलहौजी के टाइम पे आया था 1853। लॉ कमीशन के लिए किस में प्रोविजन डाला गया था? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन ब्रिटिश इंडिया? और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1834 में, और इसका कोडिफिकेशन मतलब इंडियन लॉ को कोडिफाई करने के लिए लाया गया था, और जिसके पहले चेयरमैन जो थे कौन थे? मकौले। ये हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री? तो ये किया गया था 1833 के तहत, कि बोला गया कि अब मेरिट जो है वो आधार होगा एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को भी जॉब देना है तो। विच एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया?
ये भी हुआ था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत, और जिसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही वॉज ऑल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये भी ध्यान रखिएगा। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे विलियम बेंटिक। और यहाँ पे मैं बता दूं रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? ही वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वायसराय बनेंगे। विच एक्ट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी एंड मेड इट प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और जिसके तहत कॉमर्शियल बॉडी को खत्म करते करते उनकी मोनोपोली जो बच गई थी उसको भी खत्म कर दिया जाता है, यानी कि कंप्लीट मोनोपोली ट्रेड की एबॉलिश किया जाता है 1833 के तहत, और इसी के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया जाता है जो चाय और चाइना और ओपियम ये तीनों में रह गया था उसको खत्म कर दिया जाता है। विच एक्ट अटेम्प्टेड, देखिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पे जो शब्द है उन सब सारे शब्दों का ध्यान रखिएगा। किस अधिनियम ने भारतीय के लिए भी सिविल सेवाओं के लिए एक खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया? तो अटेम्प्टेड जो है ये 1833, लेकिन अगर आप बोले इंट्रोड्यूस किया तो इंट्रोड्यूस जो है 1853 के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था। Which act is considered as the final step in the centralization of India's administration? जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, लेकिन फाइनल स्टेप था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर था, लॉ मेकिंग पावर्स था प्रेसिडेंसीज का, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज का, उनको छीन लिया जाता है, उनको डिप्राइव कर दिया जाता है, डिबार्ड। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जब पास हुआ था तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। सर जॉनसोर मन में बोलिए 1793, लॉर्ड मिंटो 1813, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833। विच एक्ट इंट्रोड्यूस, अब हम अभी देखे थे अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड में क्या था कि अटेम्प्ट किया था तो दैट वाज 1833, लेकिन इंट्रोड्यूस 1853। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर एक्ट डिड नॉट एक्सटेंडेड, मतलब वहाँ पे इनडेफिनिट टाइम पीरियड था, हमने बोला कि कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। विच एक्ट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, ये हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये देखा था हमने। ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हमने अभी तक जो भी टॉपिक्स किए हैं रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, उन सबसे कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन 1773 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे पूछा इनकरेक्ट है आपसे। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1776। Regulating Act of 1773 for the first time called the British Territory as British Possession in India. Pitt's India Act was passed during Warren Hastings 1784. Incorrect statement, तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है सही है। पिट्स इंडिया जो है 1784 में पास हुआ था, तो पूछा इनकरेक्ट है तो जाहिर सी बात है डी और बी निकल जाएंगे, ए और सी देखते हैं। पहला देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास हुआ था कब? 1773 में, सही है। लेकिन इस टाइम पे गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, कौन था? वारेन हेस्टिंग, तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। तो आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो 1 2 3, बट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1776, नो 1774, और एलिजा इन्फे जो थे उसके पहले चीफ जस्टिस थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये पहली बार कहा था ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कहा था कि जो ब्रिटिश टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजीशन है, ब्रिटिश प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सही है, आफ्टर वारेन हेस्टिंग। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 वाज पास्ड ड्यूरिंग थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट वाज सर जॉनसोर, ये भी सही है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश टेरिटरी ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ये भी स्टेटमेंट सही है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखें, फिर आकर ये वीडियो वापस से देखें, तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पे पूछा है एलिजा इन्फे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश इन 1774, सही है। रेगुलेटिंग एक्ट प्रोहिबिटेड द कंपनीज ऑफिसर टू एंगेज एनी प्राइवेट ट्रेड, ये भी सही है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 मेड द सैलरीज ऑफ स्टाफ एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, और ये भी बोला था इन सब के बाद 5 लाख जो है एनुअली आपको देना पड़ेगा, और 1793 किसके टाइम पे आया था? सर जॉनसोर के टाइम पे आया था। एंड द लास्ट स्टेटमेंट, द गवर्नर जनरल वाज ग्रांटेड वीटो पावर बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1793। वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर हमने देखा था, वीटो पावर जो है इसके तहत नहीं आया था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया था 1784, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को 4 से 3 कर दिया जाता है और वीटो पावर दे दिया जाता है। पहले कास्टिंग वोट का पावर था, कब? 1773 में, बढ़ाकर वीटो पावर दे दिया जाता है किसको? गवर्नर जनरल को, यानी वारेन हेस्टिंग को दे दिया गया था। तो चौथा स्टेटमेंट जो गलत है
पहला, दूसरा, तीसरा ये करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ हम अपने टॉपिक को जो है एंड करते हैं, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये इनिशिएटिव जो है और आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा। और मैं हमेशा आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, पहले नोट्स फॉलोड बाई एमसीक्यूज, जिससे आपके डाउट जो है एटलीस्ट क्लास खत्म होने तक तो ना रहे, बाद में फिर आप भूल जाओ ना भूलो वो आपके ऊपर है। टाटा, सी यू टुमारो।